हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक्जूम चार्जर का कंट्रोलर विभाग या माइक्रो कंट्रोलर विभाग के बारे में सीखने जा रहे हैं कि कंट्रोलर कैसे काम करता है जो हमारे एक्जूम चार्जर में लगा हुआ है। वैसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल मार्केट में नहीं है, लेकिन मैं किसी भी सर्किट को देख करके स्कीमेटिक डायग्राम बड़ी आसानी से तैयार कर सकता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस लाइन में जुड़ा हूं। इसलिए मुझे किसी भी तरह का स्कीमेटिक डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होता है। तो मैं कई बार क्लास में ही स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूं, लेकिन समय बचाने के लिए यहाँ पे पहले से ही स्कीमेटिक डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम पहले से मैंने इसे बना रखा है। तो ये कंट्रोलर विभाग या माइक्रो कंट्रोलर विभाग कैसे काम करता है, मैं आज ये समझाने जा रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप लोग भी इसे सीखिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, जिसका नंबर है PIC 16F722A। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है PIC 722A कंट्रोलर आईसी। तो PIC का मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, या के नाम से जाना जाता है। एफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फ्लैश मेमोरी के लिए होता है, यानी एक ऐसा आईसी जिसको हम दोबारा से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी इसके जो पहले से प्रोग्रामिंग है उसको हम हटा करके दोबारा से इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग कनेक्टर एक बना होता है। अगर आप उस कार्ड पे ध्यान से देखेंगे तो 4 या 5 पिन का एक कनेक्टर बना होता है, जिसमें हम लैपटॉप में प्रोग्राम इसका रखते हैं और रख करके इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। तो प्रोग्राम करने के लिए एक अलग से कनेक्टर होगा, उसमें 4 या 5 पिन होता है, जिसमें हमें 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो आपको ये 5 वोल्ट की सप्लाई ये 78L05 से मिलती है। इसको ये कनेक्टेड है वहाँ पर, और इनमें से कोई ना कोई पिन एक ग्राउंड पिन होता है, तो वो ग्राउंड पिन भी होगा। और साथ में इसमें 3 और पिन दिखते हैं, या किसी किसी में 2 दिखते हैं, जिसे SDA और SCL के नाम से जाना जाता है। SDA एंड SCL। यानी SDA और SCL क्या है? SDA और SCL रियल में इसका पूरा नाम होता है SDA का सीरियल डाटा एप्लीकेशन और सीरियल क्लॉक लाइन, यानी सीरियल डाटा एप्लीकेशन और सीरियल क्लॉक लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी एक तरह से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। आपके लैपटॉप के अंदर जो प्रोग्राम है वो इसमें से डाला जा सकता है, और एक इरेजिंग पिन होती है जो उसे मिटाने का काम करता है। तो हम नया प्रोग्राम डालने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है। सॉफ्टवेयर इसमें हम डाल सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे काम करता है हमारा कंट्रोलर। तो ये टोटल 28 पिन का है। तो 28 पिन में से मेन पिन कौन कौन सी है, वो कैसे काम कर रही है, मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए, और अगर सुनते हैं तो इसे भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले सप्लाई देना होता है, और सप्लाई देने के लिए हमें सबसे पहले 20 नंबर पिन पर, जो कि VCC पिन है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई रियल में कैसे आता है ये समझते हैं। सबसे पहले 48 वोल्ट की सप्लाई जो बैटरी से आता है, और रजिस्टर के द्वारा इस टर्मिनल पे जो 10 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें 10 वोल्ट प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 10 वोल्ट मिलेगा। ये 78L05 रेगुलेटर आईसी है। तो 10 वोल्ट पिन नंबर 3 पे मिलती है। ये 78L05 उसे रेगुलेट करके पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट आउट कर देता है, और आउट करने के बाद 20 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। 20 नंबर पिन जो है सप्लाई पिन है, और 19 नंबर पिन ग्राउंड पिन है। तो जैसे ही इस आईसी को सप्लाई ग्राउंड मिलती है, तो इसकी आईसी के कुछ हिस्से या कुछ पिन एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद इसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज आउट होता है। और वोल्टेज आउट होता है, लेकिन वो वोल्टेज को आउट कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको पिन नंबर 7 पे एक ऑसिलेटर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये पहले एक्टिव होगा,
और एक्टिव होने के बाद तब जाके इसके पिनों से आउटपुट होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आउटपुट होगा वो जो 25% वाली एलईडी जो या 30% वाली जिसे आप कहते हैं वो जल जाती है। 25 या 30% अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है, वो जलती है। लेकिन वो जलेगी तब जब आपको एसी सेंसिंग सर्किट काम करेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये एसी सेंसिंग सर्किट है, एसी सेंसिंग सर्किट। तो दोस्तों एसी सेंसिंग सर्किट कैसे पहचानेंगे, इसके लिए बेस्ट ये है कि आप लाइव न्यूट्रल का ट्रैक पकड़ेंगे और उसके बाद एक ट्रैक के साथ और एक तार के साथ पहुंचता है ऑप्टो कपलर में कुछ कंपोनेंट्स के द्वारा। ये जो आप एलईडी देख रहे हैं ये रियल में जो है मेंस एलईडी कहलाता है। तो मेंस एलईडी जलती है, ये ऑप्टो कपलर काम करता है। जब ऑप्टो कपलर काम करता है तो इसका बेस लो हो जाता है, यानी ये एसी सेंसिंग ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर होता है G1। तो इसका बेस लो होता है। लो का मतलब है 0 वोल्ट। जैसे ये 0 होता है तो इसका कलेक्टर पे 5 वोल्ट मिल जाती है, कलेक्टर पे 5 वोल्ट मिल जाती है, 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाती है, यानी 21 नंबर भी हाई हो जाता है, यानी 5 वोल्ट आता है। लेकिन ये 5 वोल्ट सिग्नल है, वोल्टेज नहीं सिग्नल है। तो जैसे ही ये हाई होता है तो फिर क्या होता है कि इसका पिन नंबर 5, इसका पिन नंबर 5 लो हो जाता है। पिन नंबर 5 लो हो जाता है और लो होने के बाद ये 3525 आईसी के पिन नंबर 10 से जुड़ा होता है कुछ कंप्यूटर के द्वारा, जिसे 3525 आईसी का पिन नंबर 10 भी लो हो जाता है। और जैसे ही ये लो होता है तब आपको 3525 आईसी एक्टिव होती है और फिर 1114 से आउटपुट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3525 का डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जा रहा है 5 नंबर पिन 3525 आईसी के पिन नंबर 10 पर। तो 10 नंबर लो हो जाएगा। क्यों लो होगा? क्योंकि 5 नंबर उस समय लो हो जाता है एसी सेंसिंग मिलने के बाद। अब क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से एक्टिव होता है ऑसिलेटर तो 10 नंबर लो होता है और 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर हाई होता है। और 8 नंबर हाई होने के बाद क्या होता है? 1114 आउटपुट मिल जाता है। राइट, आउटपुट मिल जाता है और वो कहाँ जाता है? कौन सा ट्रांजिस्टर पे? राइट, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के किस पिन पर? राइट, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है। और बेस पे जाने के बाद क्या होता है? वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर अपना काम करना चालू कर देता है और ड्राइवर के प्राइमरी वाइंडिंग में क्या बनती है? एसी, और सेकेंडरी में एसी बनती है। ये आपको भी याद रखना है, बीच बीच में पूछ रहा हूँ कि इसी से भी मुझे मालूम हो कि आपको याद है या नहीं। तो सेकेंडरी में भी एसी बन जाती है और एसी बनने के बाद कहाँ पहुँचता है? नहीं, मॉसफेट के गेट पे, स्विचिंग मॉसफेट के गेट पे। और गेट पे पहुँचने के बाद क्या होता है? स्विचिंग मॉसफेट बारी बारी से काम करता है। तो पहले स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पे कितना वोल्ट आता है? फर्स्ट स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पे राइट 300 वोल्ट और उसी मॉसफेट के गेट और सोर्स पर 150 वोल्ट और दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे और उसी सेकंड मॉसफेट के गेट पे कितना? राइट, और सोर्स 0 वोल्ट ग्राउंड है या 0 है? राइट, सही बताया आपने। अब क्या होता है कि जब एसएम ट्रांसफार्मर काम करता है और आपको आउटपुट दे देता है, किसको देता है? शॉर्टकी डायोड को। और शॉर्टकी डायोड क्या करता है? उसे डीसी में बदल के और कैप्चर से उसे फिल्टर करके रिले स्विच पे पहुंचा। राइट, आपने यहाँ तक सही बताया। तो दोस्तों मैं इनसे भी बीच में पूछ लिया, इन्होंने सही बताया, केवल एक जगह मिस्टेक किया है, उसको मैंने करेक्शन किया। खैर यहाँ से आपको ये 10 नंबर पिन लो तब होगा जब ये ऑसिलेटर काम करता है। काम करने के बाद जब चार्जर ऑन हो जाता है यानी चार्जिंग वोल्टेज मिलती है तो क्या होता है कि ये 11 नंबर से रिले स्टैंड बाई सिग्नल, रिले स्टैंड बाई सिग्नल आउट होता है। अब यहाँ पे एक रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर का सर्किट बनी हुई है। हमने यहाँ पे रिले नहीं जोड़ा है, हालांकि ये सर्किट भी अपलोड है, आप देख सकते हैं।
तो ये रियल में क्या होता है, ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके काम करते हैं। तो ये एक तरह से डार्लिंगटन की तरह बना हुआ है, इसको डार्लिंगटन कहते हैं, डार्लिंगटन एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इसके बेस पे हमें 0.7 वोल्ट मिल जाता है और कलेक्टर बिल भी कलेक्टर लो हो जाता है। और रिले कॉइल पर पहले से ही 12 वोल्ट 12 आईसी के पिन नंबर 3 से प्राप्त होता है, और ये 0 होते ही रिले कॉइल के दोनों टर्मिनलों पे वोल्टेज का अंतर हो जाता है और रिले कार्य करना चालू कर देता है। और इस तरह से बैटरी की वोल्टेज पहुंच जाती है कहाँ, चार्जर का वोल्टेज कहाँ पहुंच जाती है, बैटरी के कनेक्टर पे। अब क्या होता है कि मान लीजिए बैटरी का कनेक्टर पे वोल्टेज पहुंच गया, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होने लगती है। और जब धीरे धीरे बैटरी चार्ज होने लगती है तो ये चार्जिंग वोल्टेज जो आपको चौक कॉइल से जुड़ा हुआ होता है, तो बैटरी की भी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगी। जब चार्ज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ता है तो पिन नंबर 2 का भी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ता है। अब बढ़ने के बाद अब इसका इफेक्ट हमारा जो 3525 आईसी है वो पिन नंबर 1 पर पड़ता है, को ये जाता है। और फिर एक और ये 13 नंबर पिन जो भी देख रहे हैं आप, 13 नंबर पिन कंट्रोलर आईसी का, वो जा रहा है 3525 आईसी का पिन नंबर 2 पर। तो 2 पर तो पहले से वोल्टेज मौजूद होगा और 1 पर जो है बाद में वोल्टेज आएगा। ये इसे कहते हैं कि पिन नंबर 1 की वोल्टेज स्विचिंग होने के बाद मिलती है। यानी 3525 आईसी का पिन नंबर 1 की वोल्टेज कब मिलेगी, जब स्विचिंग हो जाएगी। और 2 नंबर की वोल्टेज पहले से ही मौजूद रहेगा। सपोज 2 नंबर की वोल्टेज यहाँ पे 3.5 वोल्ट है और यहाँ पर जो पिन नंबर 1 की वोल्टेज 2.9 वोल्ट है, तो आपको दोनों के वोल्टेज में डिफरेंस होगा। और डिफरेंस होने के कारण यहाँ से 3525 आईसी के जो पूरा सर्किट है वो काम करने लगता है या काम करता रहता है और आपको चार्जिंग वोल्टेज आउट होती है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है, यानी यहाँ से जब बैटरी की वोल्टेज बढ़ी और ये मान लीजिए कि 2 नंबर पिन पे 3.5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे अगर 2.9 है तब तक तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वोल्टेज और 1 नंबर की वोल्टेज और 2 नंबर की वोल्टेज बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, चार्जर कट ऑफ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी जानना चाहिए हमें। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि केवल हम बोर्ड पर किसी चीज़ को रिपेयरिंग करना सीखें, तो उससे क्या होगा कि आप केवल उसी बोर्ड को ठीक कर सकते हैं जिसमें आपने प्रैक्टिस किया है। लेकिन अगर कोई दूसरा चार्जर आ जाए तो उसे आपको रिपेयर करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने सपोज दैट कि एक जूम चार्जर ही लेते हैं। ये जूम चार्जर का ओल्ड मॉडल है और अब आया है नया मॉडल। अगर नया मॉडल एक जूम चार्जर पे आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है या उसको अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एस्टिमेटिक डायग्राम से सीखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सा पिन पहले काम करता है, कौन सा पिन बाद में काम करता है। जिसे अब डिफरेंट भी होगा तो उसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि समझने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि फाइन स्टैंड बाई सिग्नल किस पिन से आउट होता है, रिले स्टैंड बाई सिग्नल किस से आउट होता है, किसी आईसी की सप्लाई पिन कौन है, ये सारी चीज़ आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कट ऑफ होने का रीज़न क्या है, क्योंकि पिन नंबर 1 और 2 एक कंपरेटर आईसी है। यानी ये 3525 आईसी का पिन नंबर 1 और 2 के अंदर एक कंपरेटर बना है। अगर आपको कंपरेटर के बारे में जानना है तो इसका भी वीडियो अपलोड है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कंपरेटर क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं कंपरेटर मतलब होता है कि कंपेयर करना, दो पिनों की वोल्टेज अगर इक्वल हो जाती है तो आउटपुट वहाँ से लो हो जाता है। लो होने का मतलब है 0 हो जाता है, यानी नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। और चार्जर हमारा कट जाता है। लेकिन अब इसमें बनता है एम्पियर। तो एम्पियर कैसे बनता है ये भी थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं। जैसे जैसे ये जो एलईडी है जिसे हम फंक्शन एलईडी कहते हैं, इसमें 25% या 30% लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए 30% एलईडी, 50%
75% एलईडी या 100% एलईडी जो इसके अंदर लगा हुआ है वो कैसे जलता है, वो कैसे जलता बुझता है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली इसके अंदर भी एक शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है, इस आईसी के अंदर एक शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है। शिफ्ट रजिस्टर के हेल्प से इसको जलाई और बुझाई जाती है कि 25% एलईडी या 30% एलईडी कैसे जलता है, और फिर 30% एलईडी के बाद 50% एलईडी कैसे जलता है, और 75% एलईडी कैसे जलता है, और 100% एलईडी कैसे जलती है। तो इसके लिए इस आईसी के अंदर एक शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है जो आपको दिखता नहीं है। शिफ्ट रजिस्टर इसके अंदर भी बना हुआ है, उसके अनुसार ये जलता है। जब बैटरी कम चार्ज रहती है तो 30% वाला ये एलईडी या 25% वाला एलईडी जलने बुझने लगती है। अब ये जलती बुझती क्यों है? क्योंकि इस पर कभी हाई सिग्नल और कभी लो सिग्नल आता है। जब हाई सिग्नल आता है तो इस पर लगभग 4.8 वोल्ट मिल जाती है और ये पहले से ही 0 है, ये एलईडी जल जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 0 होगा, इस पिन पे 0 होगा तो यहाँ भी 0 है, ये एलईडी क्या होगी, बुझ जाएगी। और ये काउंटर की तरह भी काम करता है। एक आसान शब्दों में कहा जाए तो ये काउंटर की तरह भी काम करता है और ये काउंट करता है। काउंटर मतलब होता है काउंट करना। तो एलईडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी बैठ के कैमरा लगा के देखेंगे तो वो जलेगा 50 बार। 50 बार, किसी में 70 बार है, किसी में 100 बार है, तब जा कर के वो पूरा होता है। तो ये जलता बुझता रहता है। तो धीरे धीरे एक बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो ये 30% एलईडी स्टील ग्लो हो जाएगा। स्टील ग्लो क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो हाई और लो वोल्टेज हो रहा था वो फिक्स वोल्टेज मिलेगा 4.8 वोल्ट, और जैसे 4.8 वोल्ट 0 मिलेगा तो एलईडी स्टील जलने लगेगी। लेकिन ये एलईडी फिर शिफ्ट हो जाएगी दूसरे पिन पर, क्योंकि इसमें शिफ्ट रजिस्टर लगा है, वो शिफ्ट हो जाती है। और इसका भी वीडियो अपलोड है, अगर आप देखना चाहें कि शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करता है, वो हमारे आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इन्वर्टर के क्लास के अंदर उसमें बताया गया है कि शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये क्या होता है कि दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद फिर वही कंडीशन होगा कि ये हाई और लो और हाई होता रहेगा और फिर एलईडी जलती रहेगी। इसी तरह से दूसरा जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये भी स्टील ग्लो हो जाएगा और यहाँ पे 4.8 वोल्ट मिलने लगेगा। फिर इसी तरह से अब 75% पे जाएगा और इसी तरह से आगे 100% पे भी जाएगा। लेकिन 100% के जाने के बाद इन दोनों की वोल्टेज, यानी 1 नंबर पिन और 2 नंबर की पिन की वोल्टेज जो कि आपको ऑसिलेटर आईसी है 3525, उसकी इक्वल वोल्टेज हो जाता है और चार्जर कट ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ओल्ड एक्जूम चार्जर के अंदर जो कंट्रोलर सेक्शन है या माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन है, इसके वर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको कोई विशेष डिमांड है तो वो डिमांड भी लिखेंगे। इसका उम्मीद है कि मैं उसका भी सर्किट आपको अपलोड करके ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।